नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग यूपी-टीजीटी साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंधन, नाभिकीय रसायन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उप सहसंयोजक यौगिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सामान्य कार्बनिक रसायन, संकरण, नामकरण, समवायता, अभिक्रिया, माध्य, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। और बी पॉइंट में हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। और सी पार्ट में हम पढ़ने वाले एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले मूलभूत रसायन, रासायनिक साम्य, रासायनिक बलगतिकी, आयनिक साम्य, विलयन, विद्युत रसायन। तो ये सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परमाणु संरचना, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। लेवासिये विज्ञान के जनक हैं। रासायनिक तुला का निर्माण किया। प्रायोगिक रसायन के जनक भी कहलाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्राउट ने दिया था। परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्य का अति सूक्ष्म, अविभाज्य, कभी न नष्ट होने वाला तथा संरचना विहीन कण है। जैसे प्रोटियम, सामान्य रूप से हम इसे एच या हल्का एच कहते हैं। ड्यूटेरियम 1H2 या 1D2 भी कहते हैं, जो भारी एच होता है, मतलब भारी हाइड्रोजन होता है। ट्राइटेनियम 1S3 1T3 भी इसे कहा जाता है। रेडियोधर्मी होता है और ये बीटा उत्सर्जक होता है, अर्थात इससे बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। 1 ट्राइटेनियम मतलब 1H3 गिव्स 2 हीलियम 2He3 प्लस बीटा उत्सर्जित हो जाएगा। ये TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी एक तत्व के समस्त परमाणु सभी गुणों में एक समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता होती है। दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके संयुक्त परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ज्वलनशील गैस जलने में सहायक है। ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन क्या है, जलने में सहायक है। और 2H2O या ना तो जलता है ना ही जलने में सहायक है, अर्थात क्या हो गया, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। और जब दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं तो ये ना तो जलता है और ना जलने में सहायक है। हाइड्रोजन ज्वलनशील, O2 जलने में सहायक। संयुक्त परमाणु अणु के गुण घटक परमाणुओं के गुणों से भिन्न होते हैं, किंतु परमाणुओं के मूलभूत गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी कमियां क्या क्या थी। जे थॉमसन के डिफ्यूजन ट्यूब एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट होता है कि परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। हेनरी बेक्वेरेल द्वारा प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज से पता चला कि परमाणु का विभाजन संभव है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन संभव है। परमाणु की सुसंगठित संरचना होती है। समस्थानिकों की खोज के बाद पता चला कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान नहीं होते। परमाणु किससे बना होता है, परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जो कि दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं कैथोड किरणों के बारे में। कैथोड किरणें, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जूलियम प्लकर तथा पीलियम क्रुक्स के निम्न दाब पर वायुमंडलीय गैसों में विद्युत के संचरण संबंधी प्रयोग को दोहराते हुए जे थॉमसन ने यह देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं तथा विसर्जन नलिका की दीवार पर एनोड के पीछे हल्की नीली
चमक उत्पन्न करती हैं। इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा गया क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। कैथोड किरणों की उत्पत्ति का कारण हम आगे देखेंगे, पहले चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस चित्र में क्या है, कैथोड किरणें जो कि माइनस निगेटिव चार्ज पे होगी और एनोड प्लस चार्ज पे होगी। इसमें निर्वात पंप है और ये क्रुक्स एंड तो यहाँ से 10,000 वोल्ट का करंट गया और इसके सहायता से यहाँ क्या हो गई, हल्की चमक आ रही इस एनोड पे हल्की नीली चमक आ रही है और एक एटीएम का दाब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। P बराबर यहाँ पे 760 Hg है और P माइनस ये धारा प्रवाह है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब आते हैं कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देख लेते हैं। कैथोड किरणें ये चित्र से हम देख लेंगे आगे। कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैथोड की सतह से तथा धन किरणों की उत्पत्ति विसर्जन नलिका में भरी गैसों अवशेषी के आयनन से उत्पन्न हुई। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरणें प्रकाश के वेग के 10वें हिस्से से सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणों के पास संवेग तथा उद्गतित ऊर्जा होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरणें अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में इनका विक्षेपण धनावेशित प्लेट की तरफ होगा, अतः ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें जब भारी धातुओं पर गिरती हैं तो यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, जिस माध्यम में चलती हैं उसके कणों को आयनित कर देती हैं तथा रासायनिक अपक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव होगा। ये फोटो फिल्म को काला कर देती हैं। इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, धातु की पतली पन्नी को भेद सकती हैं। कैथोड किरणों की प्रकृति। कैथोड किरणों की प्रकृति पर किसी भी कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, किंतु इनके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर स्टोने ने इनका इलेक्ट्रॉन नाम का प्रस्ताव किया तथा लारेंज ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश या प्रतिग्राम आवेश या E/m जे थॉमसन द्वारा निर्धारित किया गया। अब यहाँ पे अपकेंद्री बल mv²/r बराबर EVB हो गया। तो यहाँ से V से V एक कट जाएगा तो ये E/m = V/RB हो गया। EVB बराबर EV और फॉर एग्जाम्पल V = E/B। E/m = E/RB² = 1.759 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने तेल की बूंदों की सहायता से निर्धारित किया और ये इसका पूरा डायग्राम में यहाँ पे बताया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E/m = m 1.602 × 10⁻19 / 1.759 × 10⁸ m होता है। m = 9.108 × 10⁻28 होता है। नोट: इलेक्ट्रॉन का उपरोक्त द्रव्यमान विराम द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिस वेग पर निर्धारित किया गया है वह प्रकाश के वेग से बहुत कम है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाया जाए तो उसका सापेक्ष द्रव्यमान बढ़ता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान m = विराम द्रव्यमान अपान √1 - v²/c²। m = m0/√1 - v²/c²। यदि v c की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होने के पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। द्रव्यमान E = mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इम्पॉर्टेंट है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻³ किलोग्राम होता है।
1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻⁷ kg। 1 इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E = E²/r होती है। यदि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान की उत्पत्ति विद्युत चुंबकीय हो तो E = mc²। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो E²/r बराबर mc², r = 1/m E/c² बराबर 2.8 10⁻⁻15 हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 की कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या 10 × 10/10⁻15 हो जाएगा। अतः परमाणु की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से लगभग 1,00,000 गुना अधिक होती है। अब हम आते हैं धन किरणें। धन किरणें, एनोड किरणें या कैनाल किरणें तथा प्रोटॉन किरणों की खोज, ये सारे नाम एक ही किरणों के हैं। प्रोटॉन की खोज 2 लोगों ने मिलकर की है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहे हम उसे टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के विसर्जन नलिका प्रयोग को छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग करते हुए यह देखा कि कुछ अदृश्य किरणें एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं तथा कैथोड के छिद्रों से बाहर निकलकर विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को धन किरणें तथा एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। धन किरणों की उत्पत्ति विसर्जन नलिका में भरी अवशेषी गैसों के आयनन से होती है। नोड, इनको छिद्रयुक्त कैथोड लेते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन सबसे छोटा होगा अल्फा किरणों से, फिर प्रोटॉन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो E/m का ये सीक्वेंस है। 22 जुलाई को ये मैंने लिखा था यहाँ पे। धन किरणों की उत्पत्ति विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से होती है। धन किरणों की प्रकृति, धन किरणें विसर्जन नलिका में भरी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। एनोड किरणें तीव्रगामी धन आयनों से बनी होती हैं तथा यदि विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी हो तो ये धनायन प्रोटॉन होते हैं। धन किरणों का विशिष्ट आवेश E/m अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है तथा हाइड्रोजन के लिए इसका मान अधिकतम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन E/m = 9.58 × 10⁴ कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के लिए 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान m बराबर 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है या 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1931 से 1932 के बीच में। न्यूट्रॉन की देर से खोज का कारण इसका निरावेशित होना है। स्रोत रेडियम के कारण हुआ। अल्फा किरणें 94b और 0n1 निरावेशित कण था और हीलियम का नाभिक में 2p+2n किया तो यह प्रोटॉन के द्रव्यमान से 0.18% भारी है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 4 बेरिलियम Be और ये S5, तो यहाँ से अल्फ़ा 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा C6 0 + 0 X1। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन।
नेम इसका इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल होता है ई, और चार्ज इसके ऊपर होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। मास प्रति किलोग्राम 9.109 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन इसको डिनोट करते हैं पी से, और इसके ऊपर चार्ज जो होता है, चार्ज होता है +1.6022 इंटू 10⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा है। ये 1836 मतलब इसका 1836 गुना ज़्यादा है, इसलिए ये हो गया 1.672 इंटू 10⁻27। और न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन का 0.18% है, इसलिए ये हो गया 1.674 इंटू 10⁻27 इसका प्रतिशत है न्यूट्रॉन का। अब आते हैं अदर अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। पहला है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम E0 या E+ से डिनोट करते हैं। पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड मास आर इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। E+ इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम, और मास इसका होता है 9.10 10⁻98 ग्राम 28 ग्राम, दैट मीन्स 9.10 10⁻31 किलोग्राम। डिस्कवर इसको एंडरसन ने किया था 1932 में। -1 इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज एंड एनहिलेशन में गामा रेज निकली 1.02 मेगावाट की, और गामा रेज 1.02 मेगावाट से दो चीज़ें निकली, पेयर प्रोडक्शन हो गया, ये एक साथ बने। -1 इलेक्ट्रॉन 10.51 मेगावाट और ये 0.5 मेगावाट। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी न्यूट्रिनो। डिस्कवर किया इसको पाउली ने 1934 में। चार्ज इसमें कौन है, मास इज 0, सिंबल न्यू है इसका। अब नेक्स्ट है मेसान, इसकी खोज की युकावा ने। मेसान डिस्कवर बाय युकावा इन 1935। मेसान दो टाइप के होते हैं, एक होता है पाई मेसान, एक होता है म्यू मेसान। इन पर धन या ऋण आवेश होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच होता है। पाई मेसान का द्रव्यमान म्यू मेसान से 200 गुना ज़्यादा होता है, मतलब कि पाई वाला ज़्यादा है, म्यू वाला कम है, तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होता है। कैमर ने बताया कि उदासीन मेसान भी होते हैं तथा नाभिक का स्थायित्व प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच मेसान के आदान प्रदान से होता है। एंटी प्रोटॉन ऋणावेशित प्रोटॉन द्रव्यमान प्रोटॉन के 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। आवेश -1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। डिस्कवर किया था सेंगर ने 1955। और मास सबसे ज़्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का हो गया, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। अब हम आ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल के ऊपर। ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल ये TGT 2013 में आया था। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रथम परमाणु मॉडल है। ये जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की गोलाकार गेंद जैसी संरचना होती है जिसमें धनावेशित द्रव्य समान रूप से वितरित रहता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। तो ये तरबूज है, यहाँ पे धनावेशित और ऋणावेशित क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगे होते हैं। अतः इसे तरबूज मॉडल या रेजिंग पुडिंग मॉडल या पाई पुडिंग मॉडल या पल्म पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु नाभिक की खोज के बाद यह परमाणु मॉडल पूर्णतः गलत हो गया है। इसकी फ़ायदे क्या रहे, मेरिट क्या रहे, यह प्रथम परमाणु मॉडल है अतः इसका ऐतिहासिक महत्व है। सेकंड, इसमें
नहीं, TA तथा HF को छोड़कर सभी परमाणु गोलाकार हैं। TA एंड HF का आकार ओवल है, अंडाकार है, जिसको हम टेंटलम या हाफिनियम कहते हैं। दूसरा खोज हो गई रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग, नाभिक की खोज। अल्फाकरण 20,000 में से एक किया गया और यहाँ पे ऐसे ये आ गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे हम। सोने की चादर के ऊपर 10⁻⁴ mm मोटी थी सोने की चादर, क्योंकि सोने की आघात वर्धनीयता मेलिबिलिटी सबसे अधिक होती है तथा सोने से पतली चादर किसी अन्य धातु की संभव नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा पतला हम सोने को कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। रदरफोर्ड ने सोने की पतली चादर पर अल्फा किरणों की वर्षा करके यह देखा कि अधिकतम अल्फा कण अपने पथ पर सीधे चले जाते हैं, अर्थात परमाणुओं के अंदर बड़ा रिक्त स्थान होता है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाते हैं, अर्थात परमाणुओं के अंदर धनावेशित कण हैं, जो नज़दीक से गुजरने वाले अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है। बहुत कम अल्फा कण 20,000 में से एक पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, अर्थात धनावेशित कण अति सूक्ष्म, सघन तथा भारी हैं, जिसे नाभिक कहा गया। अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक तथा अल्फा कणों के बीच की टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है तथा द्रव्यमान संवेग, कोणीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम पूर्णतः लागू होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अनुपात बराबर होती है धातु की चादर की मोटाई की। मतलब कि अल्फा कणों की जितनी संख्या रहेगी वो धातु की चादर की मोटाई के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये प्रोपोर्शनल होगा 1 अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा के वर्ग के, और ये प्रोपोर्शनल होगा धातु का परमाणु क्रमांक के, और ये प्रोपोर्शनल होगा 1/sin⁴ θ/2। यदि थीटा का मान 180 ले लेंगे तो साइन 180/2 मतलब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अतः 180 अंश पर प्रकीर्णित कणों की संख्या सबसे कम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 180 अंश पर प्रकीर्णित कणों की संख्या सबसे कम होगी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगला आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय अथवा ग्रहीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान निहित रहता है। नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा नाभिक की परिक्रमा बंद वृत्तीय पथ पर ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा विभिन्न ग्रह करते हैं। नाभिक पर उपस्थित समस्त धनावेश इलेक्ट्रॉनों के समस्त ऋणावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच काम करने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी क्या है, वेग है, आर क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अपकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। अपकेंद्रीय बल ZE²/r। अपकेंद्र बाहर की ओर लगेगा, अभिकेंद्र अंदर की ओर लगेगा। Z यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या डिनोट करता है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है। कमियाँ इसकी क्या रह गई। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु नाभिक की परिक्रमा सतत रूप से करता रहता है। मैक्सवेल क्लार्क के वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलता है तो सतत ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में करता है। सतत नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु परमाणु स्पेक्ट्रम असतत व रेखीय होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, और ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे सतत स्पेक्ट्रमी रेखाएं एक दूसरे में चढ़ी रहती हैं। सतत स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब विकिरण का उत्सर्जन सतत होता है, जैसे सोलर सिस्टम, और
बहुवर्णी या जब विखंडन होता है तो सबसे ज़्यादा अधिक वेवलेंथ लाल रंग की होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की वेवलेंथ होती है। रेखीय स्पेक्ट्रम असतत स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब सोर्स से विकिरण का उत्सर्जन सतत नहीं होता, मतलब लगातार रोशनी नहीं आती, तब होता है। नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वैद्युत गतिकी सिद्धांत तथा इसकी त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होनी चाहिए और इसका पथ वृत्तीय की जगह सर्पिलाकार होना चाहिए और अंततः इसे नाभिक में गिर जाना चाहिए। H2 परमाणु का इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड के अंदर नाभिक में गिर जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। परमाणु बहुत अस्थायी कण है। यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। कृष्णिका उत्सर्जन व प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ पे एक फार्मूला हम याद करना चाहेंगे, E=hν या hc/λ। कृष्णिका उत्सर्जन व प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ किसी भी तापमान पर एक निश्चित द्रव्य तरंग दैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करता है अथवा अवशोषित करता है। कृष्णिका ऐसी आदर्श पिंड है जो किसी भी तापमान पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य की तरंग को उत्सर्जित अथवा अवशोषित करता है। अतः तरंग सिद्धांत के अनुसार कृष्णिका उत्सर्जन की व्याख्या संभव नहीं है। कृष्णिका उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार विकिरण तरंगों के रूप में चलता है, किंतु उनकी ऊर्जा तरंग पर समान रूप से वितरित नहीं रहती है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में रहती है, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात E=hν या hc/λ। विकिरण की तीव्रता एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। बड़ी तरंग रहेगी तो कम फोटॉन निकलेंगे, छोटी तरंग रहेगी तो ज़्यादा फोटॉन निकलेंगे। अब आते हैं बोर का परमाणु मॉडल। प्रथम क्वांटीकृत परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के क्रम में बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर स्थित कक्षाओं, जिन कक्षाओं पर परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उन्हें स्थिर कक्षाएं कहते हैं, की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। यद्यपि नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करता है जिसका कोणीय संवेग h/2π अथवा उसका पूर्ण गुणज होता है। h/2π अथवा उसका पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग mvr=nh/2π होगा, जहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है, h प्लांक का नियतांक है। n 1 2 3 अप टू काउंटेबल नंबर या इनफाइनाइट संख्या तक पूर्ण संख्या ले सकते हैं। h प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.626 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से TGT 2011 में आया था कि दो क्रमागत कक्षाओं के बीच कितना अंतर होता है, तो ये अंतर होता है h/2π। याद रखिए h/2π, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जुलाई में भी एक बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, जब तक जुलाई वाले TGT एग्ज़ाम में, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक की परिक्रमा करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तब करता है जब एक स्थिर कक्षा से दूसरी स्थिर कक्षा में प्रवेश करता है। मतलब कि दो स्थिर कक्षाएं रहेंगी, जब एक से दूसरी में जंप करेगा तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो जैसे E से यहाँ से जंप किया तो E2 - E1 hν hc/λ हो गया। E2 - E1 hν के बराबर हो जाएगा और hν को हम hc/λ लिख सकते हैं, तो E2 - E1 क्या हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट की त्रिज्या एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान एम वी स्क्वायर। और यहाँ से इसका हम इक्वेशन बना लेंगे क्या, जेड एम ई स्क्वायर, यम से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो हो गया जेड एम ई स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर, समीकरण 1। और कोणीय संवेग का सूत्र होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, तो एम वी इक्वल टू यहाँ से हो गया एन एच अपान 2 पाई आर, तो इसका स्क्वायर जब कर देंगे एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर एम अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कैंसिल होते हुए जब आएगी तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये सी जी एस पद्धति में है। अब इसकी वैल्यू जब हम कन्वर्ट करेंगे एम के एस में तो आर इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। ये इक्वेशन 4 इंपॉर्टेंट है ये। आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये एम के एस में हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगले टॉपिक को। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए जेड इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 1, तो यहाँ से आर 1H मतलब कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.529 1 स्क्वायर अपान 1, मतलब R1H हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम बोहर रेडियस, इसी को कहते हैं, और A नॉट से डिनोट कर देते हैं। अब हीलियम की प्रथम कक्षा के लिए Z इक्वल टू 2 मतलब परमाणु क्रमांक हो गया 2 और N मतलब कि 1 हो गया, तो R1H प्लस, तो इसका हो जाएगा 0.529 और 1/2 इंटू एन स्क्वायर जेड, तो इसकी वैल्यू आ गई R1H प्लस की 0.2645 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो R1H इक्वल टू 2 इंटू R1HE प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपान आर जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर, एम वी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इसका हम निकालेंगे कैसे, कोणीय संवेग हो जाएगा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, एम वी इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई आर, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन एच अपान 2 पाई आर वी जेड ई स्क्वायर अपान आर, तो यहाँ से v की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर 2 पाई आर अपान एन एच आर, आर से आर कैंसिल हो गया, v की वैल्यू 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपान एन एच, तो v इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर अपान एच जेड अपान एन, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ गई 2.18 10 टू पावर 8 जेड अपान एन, v की वैल्यू हो गई 2.18 जेड अपान एन इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए परमाणु क्रमांक 1 हो गया और n का मान 1 हो जाएगा, तो V1H इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 1/1, तो V1H इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा के लिए V1HE इक्वल टू 2.18 इंटू 2/1 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, VNHE इक्वल टू 4.36 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। V1H इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 अपान 4.36 इंटू 10 टू पावर 8, तो V1H इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1H। इलेक्ट्रॉन का वेग उसकी मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक की तरफ से ऑर्बिट की क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता है उसका वेग घटता जाता है, तो n प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है।
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ इलेक्ट्रॉन की गतिज स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा माइनस ZE² अपान R के बराबर हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू हाफ mv² माइनस ZE² अपान R हो जाएगा। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट किया -1 अपान ZE² अपान R हो गया। तो E टोटल एनर्जी क्या हो गई -1 अपान 2 ZE² अपान R, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से R की वैल्यू हमको पता है, R इक्वल टू n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर जेड me²। ये वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दिया तो हो गया E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर जेड me⁴ अपान n² h⁴ ev। ये CGS में हो गया। अब इसको MKS में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू -4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर z² me⁴ अपान n² h² ev। तो हाफ ev इक्वल टू 1602 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। E की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो -2 पाई स्क्वायर z² me⁴ अपान n² h² मल्टीप्लाई 1602 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। E की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 पाई स्क्वायर z² me⁴ इंटू E अपान n² h²। E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर z² me⁵ अपान n² h² जूल। तो E की वैल्यू -2 पाई स्क्वायर me⁴ अपान h², जिसकी वैल्यू 13.6 है। ये z² अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो इससे हमको मिल रहा है, E इक्वल टू -13.6 z² अपान n² ev। z परमाणु क्रमांक है, n कक्षा की संख्या है। तो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए क्या हो गया, z इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1, और जब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया तो E1H मतलब हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए आ गया -13.6 E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे सेम हम जब निकालेंगे पहली कक्षा के लिए तो E1 -13.6 आएगा, सेकंड के लिए -3.4 हो जाएगा, और थर्ड कक्षा के लिए -1.51 हो जाएगा। हीलियम के लिए हो गया 1He तो -13.641 अपान 1। तो E1H इक्वल टू आ गया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई शून्य हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। H इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट H प्लस E माइनस, H2 के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट He प्लस माइनस। अतः हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की ऊर्जा हीलियम के पहले ऑर्बिट की 4 गुना अधिक है। तो E1H इक्वल टू 4 इंटू 1He, मतलब कि हाइड्रोजन की पहले कक्षा की ऊर्जा बराबर हो जाएगी 4 गुना किसके, हीलियम की पहली कक्षा की ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ तो हम यहाँ पे लिख के बता ही चुके हैं, तो इसको अब करने की ज़रूरत नहीं। हम आते हैं अगले टॉपिक पे यहाँ पे। तो यहाँ से हमको पता चला जो पहले कक्षा की ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद फिर दूसरे कक्षा की ऊर्जा, फिर तीसरे कक्षा की ऊर्जा, फिर चौथे कक्षा की ऊर्जा, मतलब कि जो अंतिम कक्षा की ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होगी और पहले कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। तो अब यहाँ पे E2 माइनस E1 अगर हम निकालेंगे इस तरीके से, E2 माइनस E1 तो हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6 बराबर हो गया 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम ऐसे जब हम निकालेंगे थर्ड कक्षा की ऊर्जा माइनस दूसरे कक्षा की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा -1.51 माइनस 3.4, तो ये हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है TGT 2011 में कि दो कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर किस क्रम में होगा। तो यहाँ से E2 माइनस E1 का मान सबसे बड़ा होगा E3 माइनस E2 के मान से, फिर E4 माइनस, ऐसे ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से दूर होते जाते हैं दो क्रमागत ऑर्बिट की ऊर्जा का अंतर घटता जाता है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, जो कि महत्वपूर्ण है टॉपिक। यदि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा
यन से प्रथम कक्षा में आ रहा हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रमों की संख्या क्या हो जाएगी, n-1/2 हो जाएगी। अर्थात एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हो जाएगी, क्योंकि n है 5 से वो आ रहा है प्रथम कक्षा में, तो 5 - 1/2 मतलब ये 5 × 20/2, 2 से इसको कट कर दिए तो ये 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, तो हो गया 10 संख्या होगी। कितनी होगी, 10 संख्या। और यहाँ से इस हिसाब से यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइन दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हमफेरी सीरीज, ये इंफ्रारेड में आएगी, ये इंफ्रारेड रीजन, और बामर विजिबल रीजन में आएगी और लाइमन यूवी रीजन में आएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित फोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात लाइमन श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो जैसे जैसे दो क्रमागत कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर बढ़ता जाता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। एक क्वेश्चन इसका ये ऊपर है, यदि इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा n2 से बीच की किसी कक्षा n1 में आ रहा है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बराबर हो जाएगी क्या, n2 - n1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में n2 - n1 + 1/2। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, यदि n2 = 5 है, n1 = 1 है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 - 1 और ये हो जाएगा 5 - 1 + 1/2। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा 10। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंग दैर्घ्य। अभी तक हमने स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात किया, अब हम देखते हैं तरंग दैर्घ्य। तो E1 = -2π² Z²-4/n1² तो E2 - 2π² Z²-4/n2² ये समीकरण 1 और 2 हो गए। दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/λ = 2π² m/4h³ n2² - n1² Z²। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ पे जो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 2π² m/4h³ और इसका मान होता है 1,96,9,678 1,09,678 प्रति सेंटीमीटर। अब हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट जो मान हो जाएगा 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में n2 - n1² जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। अब इसके लिए यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली ऑर्बिट में आ रहा हो तो n2 = 2 n1 = 1 तो 1/λ क्या हो जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, RD मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट 4 - 1/4 तो रिडबर्ग कांस्टेंट = 3/4 तो लैम्डा का मान हो जाएगा क्या, 4/3 रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हमने n2 - n1 लाइमन सीरीज में आ गया जो कि यूवी रीजन में होता है, n3 - n2 हो जाएगा बामर सीरीज में विजिबल रीजन में हो जाएगा, और n4 - n3, n5 - n4, n6 - n5, n7 - n6 ये आपका इंफ्रारेड में आ जाएगा। अब बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। यह परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों पर लागू होता है। हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब देखते हुए आगे चलेंगे।
स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उच्च वियोजन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर यह पता चला कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं एकल रेखा नहीं होती बल्कि कई बारीक रेखाओं का समूह होती हैं। बारीक रेखाओं की उपस्थिति के व्याख्या करने में यह परमाणु मॉडल असफल रहा, अतः यह ठीक नहीं रहा। तीसरा, स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय अथवा वैद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं परस्पर बारीक खंडों में टूट जाती हैं, जिन्हें क्रमशः जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। उपरोक्त प्रभाव को व्याख्या करने में यह परमाणु मॉडल असफल रहा। चौथा है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, जो कि टीजीटी में आया हुआ है। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल बारीक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उपस्थिति की व्याख्या करने के क्रम में सोमरफील्ड ने दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल से इतना अधिक प्रभावित रहता है कि उस पर वृत्तीय के साथ साथ दीर्घवृत्तीय पथ भी होता है। तो इस प्रकार से इसका जीमन इफेक्ट दिखाया गया, स्टार्क इफेक्ट दिखाया गया और ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। अब वृत्तीय कक्षाओं की तरह ही दीर्घ कक्षाओं का कोणीय संवेग क्वांटाइज होता है तथा इसका मान kh/2π के बराबर होता है, जहाँ k द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, जहाँ पे k का मान 1 2 3 कहाँ तक होगा, n तक होगा। यदि k का मान 0 हो जाए तो लघु अक्ष का मान 0 हो जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन की गति दीर्घ वृत्तीय की बजाय इस रेखीय हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से होकर आगे पीछे गति करेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः k का मान 0 नहीं हो सकता। टीजीटी, यदि n बराबर 3 k बराबर 1 2 3 तो n बराबर 3 के लिए k के 3 मान 1 2 व 3 होंगे। k का एक मान k बराबर 3 के मान के बराबर है तथा अन्य दो मान k बराबर 1 2 n से होते हैं। जब n बराबर k तथा कक्षा वृत्तीय होगी, जब n बड़ा होगा k से, तब कक्षा दीर्घवृत्तीय होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो बीच की दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में क्षणिक समय के लिए रुकते हुए आता है, जिसके कारण बारीक स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति तथा डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। विकिरण ऊर्जा की द्वैतीय प्रकृति की अवधारणा को डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन तथा अन्य गतिशील द्रव्य कणों तक विस्तारित करते हुए यह कहा कि इलेक्ट्रॉन तथा अन्य गतिमान कणों के साथ तरंग का गुण जुड़ा होता है। किसी गतिमान कण के संवेग तथा उसके साथ जुड़ी तरंग के तरंग दैर्ध्य में डी ब्रोगली ने एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ से हमको फार्मूला मिल रहा है, आइंस्टीन ने दिया था =mc² और प्लांक ने दिया था a=hc/λ। तो दोनों को हमने जब कन्वर्ट कर दिया काट पीट के, तो यह λ=h/mc आ गया। ये हमारा फार्मूला बन गया डी ब्रोगली के केस के लिए। ठीक है। अब प्रकाश के वेग को इलेक्ट्रॉन के वेग से विस्तारित करने पर λ=h/mv या h, तो h ही है लेकिन mv क्या है, आपका मोमेंटम है, संवेग है, तो इसको हम p से भी लिख सकते हैं। λ=h/p हो गया, h/√2mek h/√3mRT h/2mev, और यही हमारा क्या है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है। यहाँ से हम साइड में देख लेते हैं E k=12mv², तो यहाँ पे हमने mv² निकाला तो 2ek हो गया, m² v² किया, m से दोनों तरफ गुणा किया तो ये हो गया mv=√2mek, और ek=3/2RT हमको पता ही है, तो 2ek=3RT हो गया, E=ev हो गया। अब व्यावहारिक जीवन में जिन कणों से हमारा वास्ता होता है उनके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होते हैं। इनके साथ जुड़ी
डी ब्रॉगली तरंग की लंबाई अत्यंत छोटी होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता। अतः व्यवहारिक जीवन में डी ब्रॉगली के तरंग का समीकरण का कोई महत्व नहीं है। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो व्यवहारिक जीवन में जिन कणों से हमारा वास्ता होता है उनके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होते हैं। उनके साथ जुड़ी डी ब्रॉगली की तरंग की लंबाई अत्यंत छोटी होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता। अतः व्यवहारिक जीवन में डी ब्रॉगली के तरंग समीकरण का कोई महत्व नहीं है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, डी ब्रॉगली तरंग व वैद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर। तो सबसे पहले यही है, 2009 टीजीटी में आया है, डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, इन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं क्योंकि ये द्रव्य कणों के साथ सदैव जुड़ी रहती हैं। मतलब कि डी ब्रॉगली की जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, वो विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये केवल द्रव्य तरंगे हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में द्रव्य कण नहीं होता तथा ये स्रोत से अलग होकर निर्वात में चल सकती हैं और डी ब्रॉगली तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। अब क्वेश्चन इसके ऊपर है, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो वो है डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे अन्य अति सूक्ष्म कणों की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। मतलब स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ पता लगा पाना या निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। यदि स्थिति का सही निर्धारण किया जाए तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, यदि संवेग का यथार्थ निर्धारण किया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु का व्यास उसको देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आधे से कम है तो विवर्तन के कारण उस वस्तु की स्थिति का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है तथा स्थिति में λ/2 की अनिश्चितता सदैव बनी रहेगी। दूसरा, स्थिति की अनिश्चितता कम करने के क्रम में यदि तरंग दैर्ध्य को छोटा किया जाए तो फोटान का संवेग h/λ बढ़ जाएगा तथा जब फोटान इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसके संवेग में h/λ की अनिश्चितता आ जाएगी। स्थिति की अनिश्चितता λ/2, संवेग की अनिश्चितता h/λ हो जाएगी। तो अनिश्चितता गुणनफल डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/λ इंटू λ/2। तो यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/2। मतलब डेल्टा x यहाँ पे स्थिति को डिनोट कर रहा है और डेल्टा p यहाँ पे संवेग को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात दोनों का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग द्वारा अनिश्चितता गुणनफल का यथार्थ निर्धारण करने पर यह पता चला कि दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 पाई के बराबर अथवा उससे अधिक होता है। डेल्टा x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी का मान किससे बड़ा या बराबर होगा, तो ये हो जाएगा h/4 पाई से बड़ा या बराबर होगा। डेल्टा x स्थिति की अनिश्चितता है, डेल्टा p संवेग की अनिश्चितता है। नोट, टीजीटी में आया हुआ ये भी है कि डेल्टा x अगर 0 हो जाए, मतलब स्थिति अगर उसकी 0 हो जाए तो संवेग उसका अनिश्चित हो जाएगा। अगर संवेग अनिश्चित हो जाए तो स्थिति उसकी अनिश्चित हो जाएगी। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता ना तो उपकरण और ना ही व्यक्तिगत त्रुटि के बराबर है, बल्कि यह मापन की अनिर्धारितता के कारण है जिसे कभी दूर नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है तथा इसका कोई अपवाद नहीं है। नियमबद्ध तरीके से जुड़ी किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के लिए सत्य है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगल, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। एनर्जी एंड टाइम डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। पोजिशन एंड
मोमेंटम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है श्रोडिंजर का तरंग समीकरण। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या करने के लिए इरविन श्रोडिंजर ने एक गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया जिसे श्रोडिंजर 1926 का तरंग समीकरण कहते हैं, जिसके अनुसार डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, जहाँ साई क्या है, वेव फंक्शन है जो डी ब्रॉगली तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। एक्स वाई जेड क्या है, कार्तीय निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एच प्लांक का नियतांक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया साई को कॉमन, साई कॉमन लिया तो ये हो गया डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं और इस सिंबल से डिनोट करते हैं डेल स्क्वायर। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस, ये प्लस था इस साइड आ गया माइनस हो गया, माइनस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तो ये अब क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया। जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे ये हो जाएगा, इसका पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो ई साई माइनस वी साई, तो वी साई इस साइड आ गया तो हो गया वी साई माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर साई अपान 8 पाई स्क्वायर यम इक्वल टू ई साई। इन दोनों में कॉमन साई हो गया तो ये हो गया वी माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर यम साई इक्वल टू ई साई। और इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं और एच कैप से डिनोट करते हैं। तो ये पूरी वैल्यू हो गई एच कैप साई इक्वल टू ई साई या एच साई इक्वल टू ई साई। अब सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई तरंग फलन है जो डी ब्रॉगली के आयाम को व्यक्त करता है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन तरंग के घनत्व अथवा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अथवा ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। सूक्ष्म, यहाँ पे एक सिंबल लिया गया है, एक चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे सूक्ष्म आयतन dv है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। और v साई स्क्वायर dv, तो यहाँ पे साई स्क्वायर v क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यू में इसलिए हो गया 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो dv इक्वल टू हो गया 4 पाई अपान 3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4 अपान 3 पाई एच क्यूब। तो 4 अपान 3 पाई r प्लस dr होल क्यूब माइनस r क्यूब। अब आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू, श्रोडिंजर का तरंग समीकरण द्वितीय कोटि का अवकलित समीकरण है। इसके हल से तरंग फलन के अनेक मान प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ स्वीकार होते हैं व कुछ अस्वीकार हो जाते हैं। स्वीकार तरंग फलन को आइगन फंक्शन कहते हैं तथा इसके संगत इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को आइगन वैल्यू कहते हैं। स्वीकार तरंग फैल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। एकल मान सिंगल वैल्यू सतत कंटिन्यूअस हो जाएगा। और थर्ड नॉर्मलाइज्ड, तो इसका ये डायग्राम है यहाँ पे। अब आते हैं, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं कुछ ऐसी निश्चित संख्याएं हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन के विभिन्न गुणों की व्याख्या की जाती है। इनकी संख्या 4 है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m, दिगांशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, चक्रण क्वांटम संख्या s। तो NLM की श्रोडिंजर के तरंग समीकरण के हल से प्राप्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो NLM है, N मतलब क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, L मतलब दिगांशी क्वांटम संख्या और M क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या।
इन तीनों को श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के हल से प्राप्त किया गया है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती। इसे पाउली के अपवर्जन नियम को संतुष्ट करने के लिए अलग से जोड़ा गया है। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एटॉमिक मॉडल, क्लासिफिकेशन, क्लासिकल एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन एक कण है। 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोहर नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सोमरफील्ड क्वांटम नंबर। और वेव मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कण है के हिसाब से ये आए और इलेक्ट्रॉन एक तरंग है के हिसाब से ये आए। श्रोडिंगर ने बोला प्रिंसिपल एन इक्वल टू 1 to 0 और एजीम्यूथल एल इक्वल टू 0 से लेकर एन माइनस एल तक, या एल इक्वल टू के माइनस 1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम से डिनोट करेंगे। ये अब क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी में है कि चारों क्वांटम नंबर में से कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती। स्पिन क्वांटम नंबर, याद रखिएगा, यस वाला जो है स्पिन क्वांटम नंबर ये प्राप्त नहीं होती है श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। इट डिटरमाइन द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक की तरफ से कोश की क्रम के संगत होता है, क्रम संख्या के संगत होता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से इन्फिनिट तक कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी r बराबर 0.529 n स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम होती है। इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर EV होता है। किसी कोश में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर होती है। प्रथम कोश n इक्वल टू 1, ऑर्बिटल की संख्या 1 स्क्वायर से 1 तक होती है। द्वितीय कोश n इक्वल टू 2, ऑर्बिटल की संख्या 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 तक होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L से, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, दिग्वंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है तथा 0 से लेकर n-1 तक होता है। द्विगांशी क्वांटम संख्या द्वारा किसी कोश में उपस्थित उपकोषों अथवा उप ऊर्जा स्तरों की संख्या को व्यक्त करते हैं। प्रथम कोश के लिए n बराबर 1 तो l बराबर 0 केवल एक मान होगा, अतः प्रथम कोश में केवल एक उपकोष यस उपकोष होगा। द्वितीय कोश के लिए n बराबर 2, l बराबर 0 और 1 हो जाएगा। तो अतः द्वितीय कोश में 2 उपकोष होंगे। द्वितीय कोश में क्या हो जाएंगे? 2 उपकोष हो जाएंगे। और यल बराबर 0 यस उपकोष हो जाएगा, यल बराबर 1 के लिए पी उपकोष हो जाएगा, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तृतीय कोश के लिए n बराबर 3, यल बराबर 0 1 2 3 हो जाएगा, 3 मान हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ये 3 मान हो जाएगा। यल बराबर 0 यस उपकोष, यल बराबर 1 पी उपकोष, यल बराबर 2 डी उपकोष, और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? डिफ्यूज्ड हो जाएगा। चौथे कोश के लिए n बराबर 4 तो यल बराबर 0 1 2 3 4 मान हो जाएंगे। यल बराबर 0 1 2 3 यस पी डी एफ हो जाएगा। एफ क्या है? फंडामेंटल हो जाएगा। तो इस हिसाब से n बराबर 5 के लिए यल बराबर 0 1 2 3 4 और एस पी डी एफ जी तक पहुंच जाएगा। जी यहाँ पे जनरलाइज्ड हो जाएगा। और n बराबर 8 के लिए यल बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसके उपकोषों की संख्या हो जाएगी एस पी डी एफ जी एच आई के वर्णमाला क्रम में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होता है, जिसे कक्षक कोणीय संवेग कहते हैं। म्यू एल इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ यल प्लस 1 अपान यल प्लस 1 एच अपान 2 पाई, एच अपान 2 पाई या एच नॉट से डिनोट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू एल इक्वल टू रूट ऑफ एल प्लस 1 एच नॉट। 1 एस उपकोष के लिए यल बराबर 0 म्यू एल बराबर 0, 2 पी उपकोष के लिए यल बराबर 1 म्यू एल 1 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा म्यू एल इक्वल टू रूट 2 एच नॉट।
थर्ड उपकोष के लिए यल बराबर 2, म्यू यल इक्वल टू √2 2 + 1 H0, म्यू यल इक्वल टू √6 इंटू 1.055 इंटू 10⁻34, म्यू यल इक्वल टू √6 H0। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कक्षक चुंबकीय आघूर्ण की जानकारी मिलती है। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण म्यू यल इक्वल टू √L+1 Bm, म्यू यल इक्वल टू L+1 H0/4mc जूल हो जाएगा, जहां L इक्वल टू ऑर्बिटल चुंबकीय क्वांटम संख्या को योग से डिनोट करेंगे। Bm क्या हो जाएगा? बोहर मैग्नेटिक मॉडल हो जाएगा। बोहर मैग्नेटिक मॉडल 1 Bm इक्वल टू EH/4πmc, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9.2732 इंटू 10⁻14 जूल। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब हम आते हैं आगे। तो एग्जाम्पल लिया जैसे D7 में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 7 है तो एक रिपीट हो गया। यहाँ पे पहले एक एक भरा, फिर बाद में एक आ गया तो यहाँ तक आया। तो इसके लिए -2 हो गया, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 +2। यल बराबर -1 -2 +0 +1 +2 -2 -1। यल बराबर कितना हो गया? -3 हो गया। कितना हो गया? -3 हो गया। पूरा कैलकुलेट कर दिए। तो अब सेम ऐसे F10 के लिए, F में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस -1, यल इक्वल टू -6। फिर किसी उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 2l+1 किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 2 ब्रैकेट में 2l+1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? TGT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा जीमन इफेक्ट की व्याख्या की जाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा जीमन इफेक्ट की व्याख्या की जाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दिगांशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। यम बराबर -L से लेकर L+ तक शून्य सहित या यम बराबर +L से -L तक शून्य सहित होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या जीमन प्रभाव के कारण एक स्पेक्ट्रमी रेखा जितने खंडों में टूटती है उसकी संख्या तथा ऑर्बिटल का अभिविन्यास प्राप्त होता है, जिसे ऑर्बिटल के यम का मान 0 होता है उससे सदैव z अक्ष पर लेते हैं। यस उपकोष के ऑर्बिटल को छोड़कर किसी उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या जीमन या स्टॉक प्रभाव के कारण एक स्पेक्ट्रमी रेखा जितने खंडों में टूटती है उनकी संख्या 2l+1 होती है। यस उपकोष के लिए l बराबर 0 यम बराबर 0 एक ऑर्बिटल। पी उपकोष के लिए l बराबर 1 यम बराबर -1 0 + 1 3 ऑर्बिटल, जिसको हम px py pz कहेंगे। डी उपकोष के लिए l बराबर 2 यम बराबर -2 -1 0 + 1 + 2 5 ऑर्बिटल हो जाएगा, जिसे हम dxy dyz dz² dzx dx² - y² कहेंगे। एफ उपकोष के लिए l बराबर 3 यम बराबर -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। तो इसको हम लिखेंगे fx3 fy3 fxyz fz3 fxy² - z² fy ब्रैकेट z² - x² fz x² - y²। अब आते हैं फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम यस से डिनोट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या भी इसे कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पाउली के अपवर्जन नियम को संतुष्ट करने के लिए अलग से जोड़ा गया है। चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं, मतलब इसका कौन सा चक्कर है वो पता चलेगा। अगर सीधी दिशा में है तो उसे +1 से लिखेंगे, उल्टी दिशा में तो -1/2 से लिखेंगे। सीधी है तो +1/2, उल्टी है तो -1/2। अगर दोनों एक साथ हैं तो उसे +-1/2 लिखेंगे। चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग को व्यक्त किया जाता है। और स्पिन नंबर को हम μs से डिनोट करेंगे। μs इक्वल टू √1/2 1/2 + 1 h/2 पाई
जो इक्वल हो जाएगा √3/4 h/2 √3 h/2 इंटू 2 पाई। और यहाँ पे ये चक्रण यहाँ पे दिखाया गया है, ऊपर साइड रहेगा प्लस, नीचे आया माइनस, ये ऐसे इसका डिनोशन है। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन चुंबकीय आघूर्ण μs = g ब्रैकेट √s(s+1) bm। तो μs = 2 √s(s+1) bm, μs = 4s s+1 bm, μs s+1 eh 4 pi mc n+2 bm। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, म्यू टोटल = g j ब्रैकेट j+1 bm, वेयर j = l+es हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन संभावता वितरण वक्र जो कि महत्वपूर्ण है। त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन डेल साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ई प्लस ई स्क्वायर अपान आर साई = 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसिंग कार्टेशियन विथ पोलर कोऑर्डिनेट। इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल साई आर थीटा फाई अपान डेल फाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपान आर साई = 0। डेल साई और आर एच ऑर्बिटल की त्रिज्या के साथ परिवर्तित होता है, इसे त्रिज्य तरंग फलन कहते हैं। डेल साई थीटा फाई और थीटा फाई कोण के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसे कोणीय तरंग फलन कहते हैं। त्रिज्य तरंग फलन को जो घटक ऑर्बिटल की त्रिज्या के साथ परिवर्तित होता है उसे त्रिज्य फलन कहते हैं। त्रिज्य फलन का मान प्रिंसिपल तथा इजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर के मान पर निर्भर करता है। यह तरंग फलन ऑर्बिटल की साइज तथा एनर्जी को व्यक्त करता है। यदि n = 1 l = 0 अर्थात साई nl = साई 1 0 हो जाएगा, साई 1s 2 z/a0 3 स्क्वायर 3/2 e - सिग्मा/2 हो जाएगा। यदि n = 2 l = 0 है तो इसका मान हो जाएगा 2 - 3/2 ब्रैकेट z/a0 3/2 2 - साई सिग्मा e⁻⁻⁻² और ऐसे ये हम निकाल लेंगे। अब इसका तरंग फलन देखते हैं। तरंग फलन तथा त्रिज्या के बीच ग्राफ, तो ये ग्राफ है, ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, ये 3s के लिए और ये साई के लिए ग्राफ है इसका। स्मॉल वॉल्यूम dV में इलेक्ट्रॉन की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए, घनत्व ज्ञात करने के लिए डेल साई × 4 पाई r² तथा त्रिज्या r के बीच ग्राफ। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा dV = 4 पाई r² dr। अब इसका ग्राफ ये है। त्रिज्य नोड परमाणु नाभिक से जितनी दूरी पर तरंग फलन का मान अथवा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे त्रिज्य नोड कहते हैं। त्रिज्य नोड का मान n - l - 1 होता है। यदि अनंत पर बनने वाले सतही नोड को भी लिया जाए तो त्रिज्य नोड n - l - 1 + 1 अर्थात n - l हो जाएगा। 1s के लिए त्रिज्य नोड 1 - 0 - 1 = 0। फॉर 2s के लिए हो जाएगा 2 - 0 - 1 = 1। 3s के लिए 3 - 0 - 1 = 2 और 2p के लिए 2 - 1 - 1 = 0 और 3d के लिए 3 - 2 3 - 1 = 0 और 3p के लिए हो जाएगा
3 - 1 - 1 = 1। तो एस पी डी एफ के लिए यल के मान, एस पी डी एफ के लिए यस के लिए यल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। एस पी डी एफ का मान 0 1 2 3। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। सभी ऑर्बिटल मैक्सिमा हैं बट सभी मैक्सिमा ऑर्बिटल नहीं होते। यम बराबर 0 हमेशा जेड एक्सिस पर होगा। ऑर्बिटल परमाणु नाभिक के बाहर वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणु ऑर्बिटल सतह को व्यक्त नहीं करता बल्कि सतही नोड के अंदर उस दूरी पर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। मैक्सिमा जिसको उच्चिष्ट कहते हैं, परमाणु नाभिक से त्रिज्या पर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे मैक्सिमा कहते हैं, तथा जिस मैक्सिमा पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। मैक्सिमा का मान होता है n-l। मैक्सिमा को एंटी नोड भी कहते हैं, प्रतिनोड भी कहते हैं। कोणीय तरंग फलन, तरंग फलन का वह घटक जो कोण के साथ परिवर्तित होगा उसे कोणीय तरंग फलन कहते हैं। कोणीय तरंग फलन का मान एजीम्यूथल व मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। तरंग फलन साई एल एम इक्वल टू थीटा एल एम थीटा एम कोणीय तरंग फलन द्वारा कक्षक की आकृति से तथा अभिविन्यास व्यक्त होता है। थीटा एल एम थीटा 0 0 = 1/√2 पाई, थीटा 1 0 = √3/2 cos थीटा, थीटा 1 1 ± 1 √3/4 sin थीटा, फाई m = फाई 0 1/√2 पाई ई नॉट, फाई + 1 = 1/√2 पाई ई आई फाई। तो ई आई फाई का फार्मूला होता है, हमको ये पता है फार्मूला क्या होता है। ई आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। थीटा + 1/√2 पाई ई आई फाई = 1/√2 फाई कॉस थीटा प्लस आई साइन फाई। तो थीटा -1 सेम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की आकृति, यस ऑर्बिटल के लिए यल बराबर 0 यम बराबर 0 तो 1/2 पाई कोणीय तरंग फलन हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू कोणीय तरंग फलन 1/2 पाई आ गई। और इसका चित्र इस प्रकार बनेगा। यस ऑर्बिटल के कोणीय तरंग फलन में कोई एक्सिस नहीं है, अतः इसे किसी अक्ष के तरफ अभिविन्यास नहीं होता, तथा इसकी आकृति कैसी होती है, इस शेप में होती है, गोलाकार होती है यस ऑर्बिटल की। अब पी ऑर्बिटल की शेप यल बराबर 1 यम बराबर -1 0 + 1 होती है। तो यल m थीटा m = 1 0 फाई 0 वैल्यू रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, √3/4 पाई × z/r, z = r cos थीटा = z/r, ये वैल्यू हो जाएगी। उपरोक्त कोणीय तरंग फलन में z अक्ष निहित है, अतः यह ऑर्बिटल z एक्सिस की तरफ अभिविन्यस्त होगा तथा इसे pz ऑर्बिटल कहते हैं। यदि कोणीय तरंग फलन तथा कोण के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यस पी डी तथा एफ ऑर्बिटल को निम्नलिखित आकृति प्राप्त होगी। यस ऑर्बिटल की इस प्रकार से आकृति होगी, पी ऑर्बिटल की डंबलाकार इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। इसमें एक नोडल होगा, इसमें एक भी नोडल नहीं होगा। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी आकृति बच्चों के चूसने वाले रबर निप्पल जैसी होती है, तो उसका आंसर है DZ²। डी ऑर्बिटल। डबल डम्बल्ड शेप्ड, डी डमरू की आकृति,
तो इसका एक डमरू शेप ये है, दूसरा ये, तो ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसमें दो नोडल तल होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब इसमें डी जेड स्क्वायर बेबी सूथर शेप है, ये बच्चों का घुनघुना। इसमें एक कोणीय नोडल होगा, तल में होगा ऐसे। अब अगला क्वेश्चन है, कौन से कक्षक में नोडल तल नहीं होता? तो यस कक्षक में नोडल तल नहीं होता। एफ ऑर्बिटल जटिल आकृति इसकी होती है और इस प्रकार से इसका शेप होता है। संपूर्ण नोड की संख्या क्या हो जाती है? n माइनस एल। यदि अनंत पर बनने वाले सरफेस नोड को भी लिया जाए तो एक नोड और जुड़ जाएगा, तब संपूर्ण नोड n माइनस वन प्लस वन अर्थात n हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के वितरण क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न 3 नियमों के आधार पर होता है। पहला है बोरबरी का नियम, दूसरा है ऑफ-बाउ का नियम, तीसरा है हुंड का नियम। अब हम देखते हैं बोरबरी का नियम। यह नियम किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करता है। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अपवाद इसमें क्या है? पैडेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, 2 8 18 16 2। इसके बाह्य कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s2 और यह 4d10 5s0 हो जाएगा। तो बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसके बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अपवाद इसमें क्या है? क्रोमियम 24 KLMN 2 8 12 2 2 8 13 1। बोरबरी नियम के अनुसार बोरबरी नियम का उल्लंघन यहाँ पे हो जाता है। ऐसे कॉपर का लिया गया KLMN, तो कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29 2 8 17 2 बोरबरी नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे नंबर 17 नहीं होना चाहिए, 18 करेंगे तो 2 8 18 1 हो जाएगा, बोरबरी नियम का उल्लंघन हो जाता है। फिर सेम ऐसे 17 को 18 बनाएंगे, बोरबरी नियम का उल्लंघन हो गया। यहाँ पे ये सिल्वर है, Ag है, Ag सिल्वर 47। बाहर से दूसरे कक्षा में या दूसरे कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऑफ-बाउ का नियम अब आते हैं। ऑफ-बाउ का नियम नील बोहर और WG पॉलिंग का है। यह नियम किसी कोष के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करता है। इस नियम के अनुसार परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में होता है। अर्थात जिस उपकोष का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है उसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरते हैं। अब इसी में आता है ऑफ-बाउ नियम में ही आता है n+l नियम के अनुसार किसी उपकोष का ऊर्जा स्तर उसके मुख्य तथा दिगांशी क्वांटम संख्याओं के योग पर निर्भर करता है। जिस उपकोष के लिए n+l का मान अधिक होता है उसका ऊर्जा स्तर अधिक होता है। यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान एक समान हो तो जिस उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अधिक होता है उसका ऊर्जा स्तर अधिक होता है। अब यहाँ पे हम निकालने चल रहे हैं n और l का मान। तो 1s के लिए s के लिए l का मान 0 होता है, n 1 है तो 1 + 0 = 1, और 2 के लिए 2 + 0 = 2, 2p के लिए 2 + 1, p के लिए l का मान 1 होता है तो हो गया 3, 3s के लिए ऐसे एक क्रम से इसको हम करते चले गए। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ गई। और ये ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हमने 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
4F 5D 6P 7S ऐसे क्रमशः चले गए। आवर्त NS उपकोष से प्रारंभ होकर NP उपकोष के लिए खत्म होता है। इसे हम TGT में आया हुआ था। NS उपकोष से प्रारंभ होकर NP उपकोष पर खत्म होता है आवर्त। क्रोमियम का 24 है, टिन का 50, ऐसे ये सारे हैं। अब देखेंगे हुंड का नियम। यह नियम किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करता है। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही युग्मन शुरू होता है, मतलब उसके बाद ही डबल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। विनिमय ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, K गुणे N, जहाँ पे K क्या है, प्रति विनिमय ऊर्जा में गिरावट है, N क्या है, समान स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन के विनिमय की संख्या है। N बराबर N फैक्टोरियल अपान 2N माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्रोमियम का 3D ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब ये पूरा इसको सॉल्व कर लिया गया, तो ये आ गया विनिमय ऊर्जा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान कभी भी नहीं हो सकता। यह नियम 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं में समान यह नियम 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं में समानता को अस्वीकार करता है, अतः इसे अपवर्जन नियम कहते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं एक समान हो जाएं, तो उनमें अंतर स्थापित करना संभव नहीं होगा तथा इस स्थिति में किसी एक बिंदु पर तरंग फलन के 2 मान संभव हैं। कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, वो है यस ऑर्बिटल, जो कि वेव मैकेनिक्स की अवधारणा के प्रतिकूल है। एग्जाम्पल स्कैंडियम 21 का यहाँ पे पूरा निकालेंगे तो ये बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4s2 और 1s1 है। 1s1 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का चक्रण सीधा है, एक का उल्टा है। तो यहाँ पे n क्योंकि 4 है तो n का मान 4 हो गया, यस है इसलिए l का मान 0 हो गया। यम l के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए 0 यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे n 4 l 0 यम 0, यस का मान -1/2 और यहाँ पे यस का मान +1/2। इस प्रकार से चारों बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं। 2010 में आया है कि द्रव्य तरंगें प्रकाश के वेग से नहीं चलती, वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। द्रव्य तरंगें प्रकाश के वेग से नहीं चलती, वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, E = 1/1, P = 1/1836, N = 0/1836, अल्फा = 2/4 × 1836। तो इस हिसाब से जो इसका मान आ रहा है, हमको पता है न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ये इसका सीक्वेंस होगा, ऊर्जा स्वरूप होगा। संभावित ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्तेजित अवस्था में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यम बराबर -1, यस बराबर 1/2 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, PDF, ये यस कक्षक में हो जाएगा। BE बेरिलियम 1s2 2s2, N बराबर 2, L बराबर 0, M बराबर 0, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पिन क्वांटम नंबर, पाउली, इसका आंसर हो जाएगा। इस स्पिन क्वांटम नंबर किससे आया, पाउली से आया। AR आर्गन 4s2 3d10 4p6, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसमें 36 आ गया, तो 37वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5s d, इसका ऑप्शन हो जाएगा।
अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो 10⁻13 सेंटीमीटर नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। जिंक का 30 होता है, मास नंबर कितना हो जाएगा 70, और न्यूट्रॉन 70 - 30 बराबर 40 हो जाएगा। मैग्नीशियम का है +2, तो इसका 3s2, टाइटेनियम +3 और वैनेडियम +3, तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से बाहर निकलते हैं। प्रीवियस ईयर में आया, स्थान में अनिश्चितता अगर 0 है तो संवेग में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। रदरफोर्ड मॉडल विजिबल रीजन में हो जाएगा इसका। और अगला है n बराबर 3, तो k बराबर 1 2 3 वृत्तीय में हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगी। विद्युत चुंबकीय नहीं होती, डी ब्रॉगली वेव। पैरामैग्नेटिक अनचुंबकीय कौन है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा, जैसे फेरस Fe+3 है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति कैसी है, इलेक्ट्रॉन की विवर्तन द्वारा C हो जाएगा। तो Fe+2 3d6, तो Mn4 3d5 4s1, क्रोमियम 3d5 4s2। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्रोमियम Mn प्लस बड़ा होगा Fe+2 से। क्वेश्चन इसका 86 है, L बराबर 2 M बराबर 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। 87 क्वेश्चन है, 3s 3p dz बेबी सूथर शेप में होता है। नोड प्लांट यस ऑर्बिटल में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.8 × 10⁻28 ग्राम होता है। 1 मोल का मान होता है 9.1 × 10⁻28 × 6.022 × 10⁻24 होता है। n बराबर 3 है, L बराबर 3 है, m बराबर -2, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, +½ x का, तो ये कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कांस्टेंट r का मान 1.097 है, × 10⁻7 मीटर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर सीरीज लेमडा, तो 1/λ। रिडबर्ग कांस्टेंट Rd = 1/n 1² - 1/n2²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 36/5 × 5 मल्टीप्लाई 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻7 हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, इसको आप क्वेश्चन पेपर से मिला के जब करेंगे तब अच्छे से हो जाएगा। इसमें सल्यूशन आपको दिया गया है। 3p, तो इसमें देखिए सबसे बड़े आकार वाला तत्व क्या होगा, बेरियम होगा, फिर रुबिडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, लिथियम होगा। एनर्जी 0 होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाएगा, इसलिए एनर्जी 0 से कम होती है। इलेक्ट्रॉन बीटा कण के समान है। m का मान 0, तो Klmn का मान हो जाएगा m बराबर 2 2 2, तो ये टोटल 14 हो जाएगा। यस बराबर +½ m बराबर -1, तो यह इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होगा, यस ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी सभी में होगा, क्योंकि m बराबर -1 में नहीं होगा। हुंड और पाउली लॉ फॉलो नहीं करता, वो कौन है, मल्टीप्लिसिटी जिसकी 2s+1 हो। कौन सा सबसे स्टेबल कक्षक है, तो वो स्टेबल कक्षक है जिसमें सभी कक्षक पूर्ण भरे हों, मतलब कि जिसमें पूरी तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो स्टेबल हो जाएगा। रंगहीन ऑर्बिटल कौन सा है, D0 और D10, ये इंपॉर्टेंट है। D0 और D10 क्या है, रंगहीन ऑर्बिटल है। मल्टीप्लिसिटी बहुलता किसे कहते हैं, किसी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जितना प्रभाव
अच्छी तरह से पढ़ता है उसे उपकोष के इलेक्ट्रॉन की बहुलता कहते हैं। मल्टीप्लिसिटी 2s+1 वेयर यस इक्वल टू स्पिन इक्वेटर संख्या का योग है। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को कहते हैं। और इस हिसाब से आपका ये फर्स्ट चैप्टर टीजीटी का हमने कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।